Assalamu alaikum, dear class 8 students. Dear students, today our topic is the Indian Constitution and it's from your Swix book. It's lesson number 1. Let's start. प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हम एक गेम की बात करेंगे जो आप खेलते भी होंगे और आपने इसे टीवी पर भी देखा होगा। फुटबॉल गेम की बात मैं कर रहा हूँ बच्चों। इस गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है बच्चों, जैसे कि अगर बॉल टच करे किसी प्लेयर की आर्म को यानी बाजू को, तो उस शॉट को फाउल माना जाता है या उस गोल को फाउल माना जाएगा जो आर्म को छूने के बाद गोल पोस्ट में चली जाए। जैसे फुटबॉल गेम के अपने रूल्स हैं, उसी तरह से और भी जैसे गेम्स हैं, हॉकी है, क्रिकेट है या और कोई गेम है, उनके अपने अपने रूल्स हैं खेलने के। कॉन्स्टिट्यूशन भी सेट ऑफ रूल्स हैं या सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज हैं या रूल्स हैं जिससे एक स्टेट को या एक कंट्री को चलाया जाता है, गवर्न किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था यानी अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब सवाल ये उठता है कि हमारी कंट्री इंडिया को और बाकी कंट्रीज़ को जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी बारे में, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिससे एक कंट्री गवर्न होती है। इसका एक अपना रोल है। पहला रोल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें ये बताता है कि कौन से फंडामेंटल लॉज हैं जिससे सोसाइटी को चलाया जाएगा या कंट्री को रन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, वो इस अथॉरिटी का, वो इस पावर का गलत इस्तेमाल यानी मिसयूज़ कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, जो हमें सेफ गार्ड करेगा यानी हमें प्रोटेक्ट करेगा इस मिसयूज से। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है बिटवीन द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बीच में क्या रिश्ता है और सिटीजन में क्या रिश्ता है। मतलब गवर्नमेंट के क्या रूल, फंडामेंटल राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या हुकूक हैं गवर्नमेंट के और क्या वो ड्यूटीज़ रखते हैं, उनके काम क्या हैं। इसी तरह से सिटीजन्स क्या 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 हुकूक हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और उनके राइट्स क्या हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, इट डिफाइंस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स हो गए जो बेसिक राइट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, हुकूक जो होते हैं वो क्या होंगे सिटीजन्स के, कौन से हुकूक दिए जाएंगे, कौन से फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए जाएंगे सिटीजन को, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। पांचवा पॉइंट, ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि डोमिनेंट ग्रुप जो है वो पावर जो है अपना इस्तेमाल ना करे लेस पावरफुल पीपल के खिलाफ, यानी जो कमज़ोर लोग हैं, जिनका नंबर कम है, जिनकी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी कंट्री में, उनके खिलाफ डोमिनेंट ग्रुप जो है अपना पावर का गलत इस्तेमाल ना कर बैठे। जैसे हमारी कंट्री इंडिया को ही ले लीजिए, यहाँ पर हिंदूज ज़्यादा है, डोमिनेंट ग्रुप है, और बाकी रिलीजन जैसे सिखिज़म है, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्टिस हैं, इनका नंबर कम है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप हिंदू का ग्रुप है वो लेस पावरफुल पीपल जैसे कि क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, इनके खिलाफ अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खसूसियात हैं, क्या फीचर्स हैं।
पहला फीचर है बच्चों फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट की लेवल एक ना हो, यानी कि देयर आर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल काम करती हुई कंट्री में, उसे फेडरलिज्म कहते हैं। हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे कि स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट लेवल है, पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, और विलेजेस के लिए पंचायती राज इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि थर्ड टायर है हमारी गवर्नमेंट का। पंचायती राज को हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो स्टेट के लिए जो डिसीजंस हैं, जो लॉज बनाने हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स तैयार करनी है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है? ये पूरी कंट्री के लिए जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस लॉज हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं, इम्पॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं पूरे मुल्क के लिए, वो बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और तीसरा जो लेवल है पंचायती राज का, इसका काम क्या है? पंचायती राज का काम ये है कि वो जो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ने लिया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया या वेलफेयर स्कीम्स बनाई, दोनों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनको विलेजेस तक पहुंचाना, ग्रास रूट लेवल तक उसका फ़ायदा पहुंचाना पंचायती राज का जिम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पंचायती राज के बारे में आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं हिंदुस्तान के, इनका डायरेक्ट रोल है लोगों को चुनने का, इलेक्ट करने का अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए और पूरी कंट्री के लिए। कंट्री के लिए लोकसभा है, राज्यसभा है, और स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं। यहाँ पर यह बात याद रखने की है बच्चों कि पार्लियामेंट में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई पर्टिकुलर रिलीजन हो, कास्ट हो, पर्टिकुलर बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से आप आते हो। चाहे इंडिया का सिटीज़न किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका हो, कोई भी मज़हब से वो आता हो, वो इलेक्शन लड़ सकता है, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, और पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों के बिहाफ पर डिसीजंस ले सकता है, लॉज बनवा सकता है और काम कर सकता है अपने लोगों के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें की फीचर्स में, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारी कंट्री के 3 ऑर्गन्स हैं, इन्हें 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी कंट्री को नहीं, सॉरी, हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन है द एग्जीक्यूटिव, तीसरा ऑर्गन है द जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है बच्चों? लेजिस्लेचर में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं, यानी जिनको हमने वोट डालकर चुन लिया और उनको भेजा लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट की और कंट्री के लोकसभा में भेज दिया। यहाँ पर ये हमारे लिए लॉज बनाते हैं, यहाँ पर हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती हैं, यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है हमारी वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव दूसरा ऑर्गन है बच्चों। ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं गवर्नमेंट को रन करने की। इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, कम लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को असल में चलाते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर आता है, उसकी कैबिनेट आती है। तो ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट को असल में चलाते हैं। जैसे कोई हमने लॉ बनाया पार्लियामेंट में, उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। हमने कोई पैसा जारी कर दिया बजट में किसी स्कीम के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करना उस स्कीम को, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। कोई इम्पोर्टेंट वेलफेयर स्कीम बनाई गई पुअर पीपल के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। यानी यूँ कहा जा सकता है शॉर्ट में
कि गवर्नमेंट को असल में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है हमारी गवर्नमेंट का यही चलाती है। तीसरा ऑर्गन जो है वह है जुडिशरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसमें सिस्टम ऑफ कोर्ट्स आते हैं, जो भी हमारे कोर्ट्स हैं जैसे लोअर कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और ऊपर सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर केसेस लड़े जाते हैं, केसों का निपटारा होता है। और जब भी कभी फंडामेंटल राइट किसी का वॉलेट हो जाए, किसी सिटीजन का जो इंडिया में रहता है, तो वहाँ उस वक्त वो जुडिशरी का सहारा ले सकता है। फोर्थ जो हमारा फीचर है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फंडामेंटल राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट के पावर के अगेंस्ट, जो स्टेट का पावर होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है, जो एब्सोल्यूट पावर दिया गया है स्टेट को, इससे बचने के लिए, इससे बचाव के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, ताकि हम स्टेट के एब्सोल्यूट पावर के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और अपने फंडामेंट्स को बचा सकें। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ बच्चों, कोई ऐसी स्कीम बनाई गई या कोई ऐसा लॉ बनाया गया जिसकी वजह से, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसकी वजह से लोगों को खतरा है, उनकी जान को खतरा है, उनके माल को खतरा है, इससे बचने के लिए हम अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट जो फीचर है सेक्युलरिज्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, नहीं स्टेट का अपना कोई रिलीजन है और नहीं ये किसी रिलीजन को प्रमोट या सपोर्ट करता है। स्टेट इज लॉलेस, सॉरी स्टेट इज रिलीजन लेस, ठीक है। स्टेट जो है वो रिलीजन लेस है, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है, या स्टेट किसी रिलीजन को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करती है। तो ये थे कुछ फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत है कि हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में आता है बच्चों। इसमें हर पर्सन को, हर उस शहरी, हिंदुस्तानी शहरी को इक्वालिटी दी गई है कि वो हर एक इंसान जो है लॉ के सामने बराबर है, किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई। जैसे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, तो उसे रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर छूट नहीं दी जाएगी। तो हर एक बराबर है, इक्वल है बिफोर लॉ। और साथ ही साथ ये भी इक्वलिटी दी गई है कि रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करने में। जैसे प्ले ग्राउंड्स हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपनी बात रखने का हक, बोलने का हक सबको है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको दिया गया है। और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये भी राइट दिया गया है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो कंट्री के किसी भी हिस्से में घूम फिर सकता है, किसी भी कंट्री के हिस्से में या किसी पूरे कंट्री में प्रोफेशन जो है, कोई भी प्रोफेशन अपना सकता है, कोई भी पेशा अपना सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो दूसरा राइट ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तीसरा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें प्रोहिबिट किया गया है, यानी बैन लगाया गया है ह्यूमंस को, इंसानों को बेचने की और खरीदने की। जैसे हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही इंसानों को खरीदा बेचा जाता था कई ज़मानों पहले, कई सदियों पहले। इस चीज़ पर बैन लगाई गई, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और साथ ही साथ जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम हो, उनको लेबर करने पर, यानी मजदूरी करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है, इन्हें जॉब पर नहीं रखा जा सकता है फैक्ट्रीज में। फोर्थ फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को ये फंडामेंटल राइट दिया गया है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसे प्रोपेगेट यानी फैला सकता है, और जो है उसको प्रोफेस कर सकता है, यानी उसको
जो है उस पर अमल दरामद कर सकता है, अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट भी कर सकता है और प्रैक्टिस भी कर सकता है। फिफ्थ फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें सभी रिलीजन्स को, जो भी माइनॉरिटी रिलीजन्स इंडिया में मौजूद हैं, उनको ये हक दिया गया है कि वो सेटअप कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वो चला सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स मदरसास डाल सकते हैं, सिख्स अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से, ताकि वो अपने रिलीजन को और अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें और उनको उसको डेवलप भी कर सकें। सिक्स फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट भी दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें ये हमें पावर दिया गया, ये हमें राइट दिया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस फंडामेंटल राइट को, और उसे एनफोर्स करवा सकते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यही फंडामेंटल राइट यही बोलता है। ठीक है, अब हम इवैल्यूएशन पे आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है fill in the blanks. A constitution is a set of fundamental dash by which a state is governed. तो इसका आंसर क्या है? A constitution is a set of fundamental rules or laws. तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A constitution is a set of fundamental rules और laws भी आप लिख सकते हो by which a state is governed. Constitution set of fundamental rules हैं या laws हैं जिससे एक स्टेट को चलाया जाता है। ये था ए पार्ट। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज द डैश बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिलेशन है, एक रिश्ता है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। हाँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों ये RELATION। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक रिलेशन है सिटीजन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। पार्ट नंबर सी, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर द लेजिस्लेचर। तो दूसरा क्या है बच्चों? एग्जीक्यूटिव, executive and legislature। पार्ट डी है ऑल पर्सनस आर डैश बिफोर लॉ, ऑल पर्सनस आर इक्वल बिफोर लॉ। राइट टू इक्वलिटी है ये, ऑल पर्सनस आर इक्वल बिफोर लॉ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ये। पहला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द स्टेट इनटू डैश ऑर्गन्स 1 2 3 4। अभी हमने ये किया तो इसका आंसर है 3 ऑर्गन्स, यानी वो क्या क्या है बच्चों? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डैश अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, बोरो, सेव, सेंड, लैंड। तो इसका आंसर है बी पार्ट, सेव। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम खुद से कभी कभी बचना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से एक ऑप्शन जो है वो ऑर्गन नहीं है हमारी गवर्नमेंट का, तो आपको चेक करना है। पार्ट ए है लेजिस्लेचर, पार्ट बी एग्जीक्यूटिव, पार्ट सी जुडिशरी, पार्ट डी मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म एक फिलॉसफी है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी। मार्क्सिज्म इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच राइट गारंटीज इक्वलिटी टू एवरी पर्सन बिफोर लॉ। इनमें से कौन सा राइट जो है इक्वलिटी प्रोवाइड करता है बिफोर लॉ? तो इसका ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, कल्चरल राइट्स, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है राइट टू इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज नॉट ए की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स हमने पढ़े, तो इसमें कौन सा फीचर नहीं है? शाबाश बच्चों। पार्ट ए फेडरलिज्म, पार्ट बी सेकुलरिज्म, पार्ट सी सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्ट डी टायरेनी। टायरेनी मतलब जुल्म जबर, जुल्म जबर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। टायरेनी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वलिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में से एबॉलिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? शाबाश बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स बाय विच ए कंट्री इज गवर्नड। पार्ट बी है लिस्ट डाउन द फंडामेंटल राइट्स। ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है राइट अबाउट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या है। ये भी आपके लिए होमवर्क। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लेसन नंबर 1 सिविक्स का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी आप कर लोगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, और जो मैंने ये आपको इवैल्यूएशन करा ये भी आप नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।